Good morning, student. Here we start new chapter, vector analysis. New chapter is vector analysis. अब यहाँ पर समझो, बेसिकली हम फिजिक्स में जितने भी टर्म यूज करते हैं उन सारे टर्म को एक कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। हम बेसिकली बात करते हैं कि जितने भी टर्म हम फिजिक्स में यूज करते हैं उन सारे के सारे टर्म्स को एक कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज, सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। यानी का मीनिंग, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज की या स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन। फिर से बता रहा हूँ मैं कि फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, उनको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना ना हो। उन फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which depends upon magnitude not on direction are known as scalar physical quantities। कहने का मीनिंग कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो यहाँ पर एक नया टर्म आया है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझो कि सपोज आपने बोला, कोई भी शॉपकीपर है, आपने उसको बोला कि भैया मेरे को 2 kg कोई भी वैल्यू दो। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होता है उसी के अमाउंट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। गॉट इट। अब यहाँ पर मैं अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसका एग्जांपल होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें कभी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पीड, टेम्परेचर, वर्क एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के। देन सेकंड आता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। कहने का मीनिंग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे सपोज मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आपको 5 मीटर ट्रेवल करना है अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर 5 किलोमीटर तो डिस्टेंस होगी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको 5 किलोमीटर तो ट्रेवल करना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पर, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन का भी इंप्लीमेंट हो गया है। तो अब ये कौन सी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, आर दोज क्वांटिटीज which depends upon direction and as well as मैग्नीट्यूड। यानी का मीनिंग जो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज
और इसके एग्जाम्पल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर और स्केलर में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर सा डिफरेंस से वो क्या है? डायरेक्शन का इंडिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि सपोज कोई स्टूडेंट है महेश करके, मैंने उसको बोला महेश तुमको 5 मीटर ट्रेवल करना है। अगर उस महेश को 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो वो फ्री है, वो किसी भी डायरेक्शन में 5 मीटर को ट्रेवल कर सकता है। मे बी उसकी चॉइस नॉर्थ डायरेक्शन हो सकती है, मे बी उसकी चॉइस साउथ डायरेक्शन हो सकती है, मे बी ईस्ट और वेस्ट, वो उस पर डिपेंड करता है, वो उसकी खुद की चॉइस है कि उसको 5 मीटर की डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। बट अगर मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके उसी महेश को बोल दूँ कि तुमको 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पर डायरेक्शन का इंप्लीमेंट हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब वेक्टर का मीनिंग क्या होता है तो वो भी समझो। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कराना है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, लेकिन मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। मुझे इसको मूव कराना है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैं फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कराने पर ये बोर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कभी भी ये मूव नहीं करेगा। तो अगर मुझे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो इस पर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस फोर्स की डायरेक्शन भी कैसे होनी चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर एक्शन होने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करा रहे हैं उस फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कराना होगा। इसका मतलब इस पर जो एक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दैट इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। इसलिए फोर्स को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं? तो समझो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को हमेशा उस वेक्टर के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द एरो। अब एरो का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। मैंने सपोज कर लिया कि ये कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अब इस एरो में एरो की जो लेंथ होती है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है इसके मैग्नीट्यूड। एरो की जो लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। बट एरो का जो हेड होता है, या हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें कि जो तीर होता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन एरो का जो हेड होगा, हेड रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन। बहुत सिंपल सा टर्म है कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? उस वेक्टर के ऊपर एरो का साइन इंप्लीमेंट करके, जिसमें एरो का जो लेंथ होती है वो लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, एंड एरो का जो हेड होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट आता है कुछ टाइप्स की यहाँ पर वेक्टर्स या कुछ वेक्टर्स के यहाँ पर हम टाइप पढ़ेंगे। इसमें पहला टाइप होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किन्हें बोलते हैं? कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड and direction are same are known as equal vectors। फिर से बता देता हूं मैं कि किन्हें बोलेंगे कि equal vectors are those vector whose magnitude and direction are same are known as equal vector। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कहने का मीनिंग कि वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
दोनों सेम हो तो उन दोनों वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। तो अगर इसके हम डेफिनेशन लिखें तो क्या जाएगा, दोज वेक्टर्स whose magnitude and direction are same are called इक्वल वेक्टर। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो उन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दोनों वेक्टर में एरो की लेंथ सेम, जितनी लेंथ वेक्टर ए की है उतनी लेंथ वेक्टर बी की भी है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए का एरो है उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी का भी एरो है। तो इसका मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है अपोजिट वेक्टर्स। अब समझो, अपोजिट वेक्टर्स हम किन्हें बोलते हैं कि वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। क्या बोला गया है, दोज वेक्टर्स whose magnitudes are same but direction is opposite are known as opposite vectors। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो उन वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन में आप ये मत कर देना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैग्नीट्यूड को देख के दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल वेक्टर होना है तो उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि दोनों में डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम। अब यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है नहीं, तो अभी ये क्या है, अभी ये सिर्फ अपोजिट वेक्टर है। तो हम इनको ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू द वेक्टर बी। वेक्टर ए किसके इक्वल नहीं है, वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। लेकिन यहीं पर एक रूल चलता है कि अगर इन केस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया जाए तो उस वेक्टर में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे समझ लो, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया जाए तो उस वेक्टर के साथ में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मीनिंग कि सपोज ये वेक्टर बी है, अगर मैं इसको 180 डिग्री शिफ्ट करा दूं तो उस कंडीशन में यही वेक्टर बी की अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वेक्टर है हमारा ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है। अब ये वेक्टर बी ये हो गया, मैंने क्या किया, वेक्टर बी की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया। तो अगर किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया जाए तो उस वेक्टर के साथ में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये वेक्टर बन जाएगा माइनस वेक्टर बी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो अब ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं इक्वल वेक्टर की कंडीशन को। मैग्नीट्यूड्स आर सेम, डायरेक्शन आर सेम। तो हम अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए किसके इक्वल है, माइनस वेक्टर बी के इक्वल है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपको 12th में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। तो नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि दैट वेक्टर whose magnitude is
वन और यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कहने का मीनिंग, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को ही क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना है, 1, ठीक। तो इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। अब इसी में आता है कि इट इज डिनोटेड बाय कैप। कोई भी यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग हमेशा इस कैप के साइन से रिप्रेजेंट कराते हैं। कहने का मीनिंग, सपोज कोई भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर लगाना है या यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके ऊपर अगर हम कैप का साइन लगा दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, सपोज कर लिया कि लेट ए वेक्टर इज कैपिटल ए। हमें कोई वेक्टर गिवन है, हमने उस कैपिटल ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो साइन होता है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो समझ लो, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सपोज कोई वेक्टर ए है, अगर हमें उस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ये यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान रखना कि जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो इसका मतलब सपोज अगर इन केस हमें कोई स्केलर वैल्यू या स्केलर क्वांटिटी गिवन है और हमें उसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी या किसी भी स्केलर वैल्यू को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ ए स्केलर वैल्यू इज चेंज्ड इन वेक्टर फॉर्म then always multiplied by unit वेक्टर। कहने का मीनिंग, अगर कभी भी किसी स्केलर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या किसी भी स्केलर वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं। नेक्स्ट होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम किसे बोलते हैं कि द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। कहने का मीनिंग कि वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला गया, वो वेक्टर जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उसी वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज कोई पॉइंट है P, ये ओरिजिन O। अब हमें इस पॉइंट P की पोजीशन के लिए या इस पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट कराना है, तो हम इसको क्या कराएंगे, पॉइंट O से इस P पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। तो इस P पॉइंट से O पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को ही क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। इसलिए इसमें बोला गया है कि पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर which represent or indicate the position of any point is known as position vector। जो क्या करे, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ वेक्टर।
द वेक्टर्स कैन ऐड और सबट्रैक्ट, इस बात का ध्यान रखना, एडिशन ऑफ वेक्टर। समझे यहाँ पर फर्स्ट केस है इसमें when vectors in same direction, when vectors in same direction, सपोज हमको टू वेक्टर गिवन है, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं और हमें उन वेक्टर्स का समेशन या एडिशन फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो अगर इन केस दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एंड अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये मॉड साइन है हम इसको रिमूव करके भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर जब इसको हम रिमूव करके लिखेंगे तो इसके ऊपर से जो वेक्टर का साइन है ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये भी एक मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी। कंडीशन क्या है, व्हेन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एंड अगर हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, हेंस दैट इज इक्वल्स टू द आर इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड केस आता है व्हेन वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब समझ में आता है, हमने सपोज कर लिया कि ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, लेकिन बी की डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट है। तो अभी हमने जिस टर्म से या जिस केस से अभी एडिशन फाइंड किया था, अब हम इसको उस कंडीशन से एडिशन को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमने जस्ट अभी अभी एक फिनोमेना पढ़ा है। फिनोमेना हमारा क्या है कि इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड बाय 180 डिग्री देन द माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड इन दैट वेक्टर। कहने का मीनिंग कि अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया जाए, तो ये वेक्टर गिवन है, अगर उस वेक्टर की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया जाए तो उस वेक्टर के साथ में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस वेक्टर v की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा देंगे। तो उस केस में अब हमारा न्यू फॉर्म क्या फाइंड होगा, या हमारा वेक्टर a एज इट इज, हमने क्या किया, वेक्टर v की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया। अभी डायरेक्शन ये थी, इसको शिफ्ट कराओ तो 180 डिग्री शिफ्ट कराने के बाद डायरेक्शन ये हो जाएगी, लेकिन अब इसके साथ में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हमारा जो हमने अभी जस्ट इसके पहले केस पढ़ा है उसी के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू, अब ये सेम डायरेक्शन वाला केस हो गया, क्या आ जाएगा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b प्लस माइनस माइनस, देन वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये तो क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। बट अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, तो हमारा यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा r इक्वल्स टू a माइनस b और मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b। अभी हम लोगों ने टू केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट केस में क्या था, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। सेकेंड केस क्या था, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब यहाँ पर अगर इन केस हमें कोई न्यूमेरिकल गिवन हो और उस न्यूमेरिकल में इन केस हमें ये बोला जाए कि डायरेक्शन ना तो सेम है
और डायरेक्शन ना तो अपोजिट है। कहने का मीनिंग कि सपोज अगर इन केस हमें बोला जाए कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में। हमसे अब क्या बोलना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो अभी तक हमने जो केसेस पढ़े हैं उन केसेस से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो या तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे या वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए या इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए एक न्यू फॉर्म या न्यू रूल होता है। द रूल इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर ये वेक्टर ए और अगर ये वेक्टर बी है तो हम इसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी होगा हमारा वेक्टर बी एंड ये हमारा होगा वेक्टर ए। अब ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक पैरेललोग्राम में शिफ्ट हो गया और यहाँ पर आएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब यहाँ पर समझो, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सॉरी पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, पी क्यू साइड को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्यू आर साइड को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, आर एस साइड को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड पी एस साइड को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। हमें यहाँ पर फाइंड करना है वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, वेक्टर यहाँ इस पॉइंट से आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया टी, ये एंगल मैंने सपोज कर लिया थीटा, और ये एंगल मैंने सपोज कर लिया फाइव। तो समझ में आया। अब सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल क्यू आर टी। क्यू आर टी ट्रायंगल में मैं यहाँ पर अप्लाई कराऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर आर टी है तो आर टी अपॉन हाइपोटेनियस क्यू आर है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी आर टी अपॉन क्यू आर। देन आर टी इक्वल्स टू क्यू आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम इसी ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पर क्यू टी है, हाइपोटेनियस क्यू आर है। देन क्यू टी इक्वल्स टू क्यू आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन अब जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, पी आर टी ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या होती है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर पी टी की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी टी को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, पी क्यू प्लस क्यू टी। तो हम यहाँ पर पुट करा देंगे पी टी इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू टी। वैल्यू पुट कराओ, जैसे वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कराओ तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इंटू क्यू टी प्लस आर टी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, हमें ये सारी साइड्स पता है। पी आर किसको रिप्रेजेंट करेगा,
वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर आर का, अभी नहीं पुट कराते हैं, थोड़ी देर बाद पुट कराएंगे। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, क्यू आर कॉस थीटा, तो ये वैल्यू पुट करा दो, क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वैल्यू पुट कराओ क्यू टी एंड आर टी की, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, क्यू आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2pq इंटू क्यू टी की वैल्यू क्यू आर कॉस थीटा प्लस आर टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और मैनेज करो तो ये वैल्यू आ जाएगी पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर इसको और इसको हम एक साथ कंबाइन करा लेंगे तो ये आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq इंटू क्यू आर कॉस थीटा प्लस क्यू आर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यार ध्यान से देखो, क्यू आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्यू आर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्यू आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, क्यू आर का स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq इंटू क्यू आर कॉस थीटा। और आप लोगों ने क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, पुट करा दो, हेंस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2pq इंटू क्यू आर कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर पी आर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, पी क्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्यू आर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा, हेंस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मैंने फिर क्या बताया था कि हम इनको मैग्नीट्यूड के साइन को भी रिमूव करके लिख सकते हैं, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड के साइन को रिमूव करेंगे तो इनके ऊपर से जो एरो का साइन है ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव करा दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देन यहाँ से r इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हियर यहाँ पर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जहाँ पर थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। कैसे इसको समझ लेता हूँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग बेसिकली उन वेक्टर्स का एडिशन फाइंड करते हैं या फिर उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फाइंड करते हैं जो वेक्टर एक ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में। हमने सपोज कर लिया कि हमें सपोज यहाँ पर ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी है, तो ये भी वेक्टर बी होगा। मैंने सब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये एंगल थीटा है, देन इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया टी। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर टी ट्रायंगल में हम लोगों ने अप्लाई किया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आर टी है, हाइपोटेनियस क्यू आर है,
then sin theta equals to RT upon QR. Hence RT equals to QR sin theta, equation number first. Then now apply cos theta. Cos theta equals to QT upon QR. यानी का मीनिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. Then QT equals to QR cos theta, equation number second. Then in triangle PRT. Triangle PRT is a right angle triangle, hence there we applied Pythagoras theorem. Then Pythagoras theorem is hypotenuse का square is equals to base का square plus perpendicular के square, hence PR square equal to PT square plus RT square. Then हम PT की प्लेस पर पुट करा सकते हैं PQ plus QT पुट कराओ, hence PR का square equal to PQ plus QT का square plus RT का square. Then open it with a plus b का whole square, hence PR square equal to PQ square plus QT square plus 2PQ QT plus RT का square. Then from equation first and second put value of QT and RT. Then PR square equal to PQ square plus QR cos theta whole square plus 2PQ QR cos theta plus QR sin theta whole square. Then PR square equal to PQ square plus QR square into cos square theta plus 2PQ into QR cos theta plus QR square sin square theta. Then now take common in QR square cos square theta and in QR square sin square theta. QR square is common, hence PR square equals to PQ square plus QR square ब्रैकेट में cos square theta plus sin square theta a plus 2PQ into QR cos theta. Hence the value of sin square theta plus cos square theta is 1. Then PR square equal to PQ square plus QR square plus 2PQ QR cos theta. Then यहाँ पर वैल्यू पुट करा दी. Then यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा R equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. अब इसमें कुछ केसेस होते हैं. पहला केस होता है फर्स्ट व्हेन वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. जब वेक्टर कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो. तो इसका मतलब मीनिंग अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो या उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0. फॉर्मूला अप्लाई कराओ तो r इक्वल्स टू a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हेंस वैल्यू अप्लाई कराओ, r इक्वल टू थीटा की वैल्यू 0 है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1. देन r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अगर ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. एंड पुट कराओ तो r इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल. देन r इक्वल टू a प्लस b. अब जरा याद करो जो हम लोगों ने पढ़ा था, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हमारा यही केस आया था, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड. देन सेकंड केस होता है व्हेन वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन. जब वेक्टर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो. अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री. फॉर्मूला अप्लाई करा. देन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. वैल्यू पुट कराओ थीटा की. देन r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री. और cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1. वैल्यू पुट कराओ. हेंस r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1. माइनस का साइन आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हो जाएगा. देन r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. यार ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर.
देन आर इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हेंस आर इक्वल्स टू a माइनस बी। हम लोग ये वाला केस भी पढ़ चुके हैं, जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था r इक्वल्स टू a माइनस बी। थर्ड केस होता है व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। When vectors are परपेंडिकुलर, जब दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई कराओ, देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos ऑफ 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, वैल्यू पुट कराओ तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, हेंस r इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। ये तीनों केस हमने पढ़ लिए, ये तीनों केस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी न्यूमेरिकल में।